ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके और एक नया बुक लेके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म भरा जा रहा है और साथ ही साथ दीप प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 आ गया है बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड के लिए, जो कि इसमें 20 सेट है। हम हर एक सेट करने वाले हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो आज हम टेस्ट नंबर 1 करने वाले हैं टोटल सामान्य अध्ययन का बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, यानी कि न्यू पैटर्न पे ये जो बुक आया है इसका करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। देखिए, बिहार से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि बिहार का एग्जाम है, इसमें तो बिहार से रहेगा ही रहेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया है। तो बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का जो गठन हुआ था ये 20 जुलाई 1937 को हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था। पहला आम चुनाव की बात की जाए तो देखिए, भारत में अगर प्रथम लोकसभा का चुनाव यानी कि आम चुनाव देखा जाए तो 1951-52 में ही हुआ था। ठीक है, और बिहार की बात की जाए और लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। और बिहार में आम चुनाव जो पहली बार हुआ था ये आपका 1952 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत देखा जाए तो पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बिहार से कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो बिहार में बात की जाए तो जिलों की बात की जाए तो बिहार में अभी 38 ज़िले हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कुल 40 पुलिस ज़िले हैं। कितना है, 40 पुलिस ज़िले हैं। ठीक है, चलिए अगर सबसे अधिक जिला की बात की जाए तो सबसे अधिक जिला जो है ये आपका कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिला है 75। ठीक है, अब बिहार का जो 38वां जिला बना था वो कौन था, तो अरवल जिला था। इसके साथ आप जान लीजिए बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कितना है, 9 प्रमंडल हैं। बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, तो 243 है। राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 है। और लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। बात को समझ गए। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छा। एक और चीज़, एमएलसी के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बिहार में कितना है, तो 75 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। तो बिहार का यात्रा करने ने प्रथम ब्रिटिश यात्री की बात की जाए तो ये राल्फ फिच कौन था, रॉल्फ फिच था, जो कि अकबर के समय में भारत आया था। कब आया था, अकबर के समय में ये रॉल्फ फिच जो है भारत आया था। अब प्रथम ब्रिटिश यात्री जो बिहार आया था ये राल्फ फिच ही था। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि बिहार आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री की बात की जाए तो ये रॉल्फ फिच था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महापाषाण जो है ये है। महापाषाण क्या है, तो महापाषाण की बात की जाए तो मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक को क्या कहा जाता है, महापाषाण। महापाषाण जो है संस्कृत का संबंध दक्षिण भारत से है। ठीक है, और दक्षिण भारत में मृतक को बड़े बड़े पत्थर से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। तो ये क्या होता है, तो हम कह सकते हैं मृतकों के प्रागैतिहासिक जो स्मारक जो होता है इसे महापाषाण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। तो दिल्ली के सुल्तान जो थे फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ को कहाँ स्थानित कर दिया था, दिल्ली स्थानित कर दिया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अमृतसर का घटना, चौरी चौरी घटना, चंपारण आंदोलन और मोपला विद्रोह। ये जो हमको करना है आपका सही कालक्रम, यानी कब कब ये घटना घटा है। चंपारण का आंदोलन, अमृतसर का घटना पहले देख लो। अमृतसर का घटना जो है ये आपका 1919 में है। चंपारण आंदोलन देखा जाए तो ये आपका 1917 में है। चौरी चौरा कांड की बात की जाए, चौरी चौरा कांड 1922 में है। मोपला विद्रोह जो है, मोपला विद्रोह ये आपका 1921 में है। अब देखिए, अब हमको कालक्रम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन आएगा, उसके बाद अमृतसर घटना आएगा यानी कि CA, उसके बाद 19 के बाद 21 मोपला विद्रोह आएगा, उसके बाद यानी CADB। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जैन धर्म श्वेतांबर एक एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। देखिए, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये विभाजित हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर कुपास यानी कि कुपास वंश का अधिकार था। किसका था, कुपास वंश का, यानी कि कुपासनों का अधिकार था। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम की जन्मभूमि की बात की जाए तो ये चीन है, और चीन से निर्यात होने वाला रेशम मार्ग पर कुषाण का अधिकार होने के कारण उन्हें काफ़ी आर्थिक लाभ हुआ था। चलिए, बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। ये राजगीर में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपना आत्मकथा तजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है। तो ये तुर्की में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, तजुके बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था और 14 फरवरी 1483 ईस्वी में बाबर ने तजुके बाबरी पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के बारे में भी उसमें लिखा गया है। और बाबर की बात की जाए तो बाबर ने भारत में पहला अभियान 1519 में भेरा और बाजोर के यूसुफजाई जनजाति के विरोध किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है, तो ये कान्हेरी गुफा है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था। तो ये 1/10 भाग वसूला जाता था। कितना वसूला जाता था, 1/10। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सरदेशमुखी का वसूली शिवाजी करते थे क्योंकि वो महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे, और सरदेशमुखी का जो राजस्व का 1/10 भाग वसूला जाता था, और शिवाजी मराठा राज के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए 1/10 याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था। पेशवा कौन था, तो ये बालाजी बाजीराव उस वक्त पेशवा था। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव था। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है।
तो ये कांवर झील जो बेगूसराय में है इसे किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। वर्तमान देश भर में अगर देखा जाए तो 49 रामसर साइट है और सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में 10 है और सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश क्या है, ये आपका यूके है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य का, तमिलनाडु राज्य का जो अधिकतम क्षेत्र होता है ये तालाब से होता है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी सूची मिलाना है थोड़ा सा, इसे सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और उनके नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 दिया है हंगोल, बाघ टाइगर, भारतीय सिंह, राइनोसरस, काजीरंगा, दाचीगाम, सुंदरवन, गिरवन। अब हमको मिलाना है, तो हम मिलाएंगे तो हंगुल जो है ये कहाँ हो जाएगा, हंगुल यानी कि दाचीगाम। टाइगर की बात की जाए तो टाइगर कहाँ है, सुंदरवन। उसके बाद भारतीय सिंह यानी लायन की बात की जाए तो ये आपका आ जाएगा गिरवन में। राइनोसरस की बात की जाए तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, काजीरंगा में। तो मिला लीजिए कौन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ए का क्या है, 2 है, ए का 2 यानी कि ए का 2 बी में है, 2 का 3 है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संतोपथ ग्लेशियर अवस्थित है। संतोपथ ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है, तो संतोपथ ग्लेशियर जो है ये आपका उत्तराखंड में उपस्थित है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है, तो भारत की देन कौन है, तो ये आपका शून्यकाल। शून्यकाल जो है ये संसदीय कार्यविधि भारत की देन है और शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली में 1962 ईस्वी से क्या हुआ, ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, और भारतीय संसद प्रणाली में प्रश्नकाल के बाद का समय जो होता है उसे ही शून्यकाल होता है, यानी जो प्रश्न होता है उसके बाद का समय जो होता है उसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वित्त आयोग की संस्तुतियाँ क्या होती है, तो वित्त आयोग की जो संस्तुतियाँ होती है ये आपका सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन वित्त आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 280 के अधीन वित्त आयोग का गठन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मंत्री पद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो ये आपको राष्ट्रपति को करना होता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यानी किया गया था, कह सकते हैं 1935 के अधिनियम द्वारा, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सिफारिश पे लोकसभा का कार्यकाल जो है भंग किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, तो कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कब की जाती है, जब अधिकृत पूंजी पर, यानी कंपनी को लाभ कब होगा, कंपनी अपना शेयर बेचता है उससे पूंजी प्राप्त होता है, वह अधिकृत पूंजी का क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, तो ये अनुच्छेद 40 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए क्या करता है, निर्देश देता है या निर्देशित करता है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मार्क है, एक मार्क क्या होता है, एक मार्क आप देखे होंगे, एक मार्क जो होता है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत उस उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी, यानी कि ये सही में अच्छा है, गुणवत्ता की गारंटी का मुहर होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कि जारवा जनजाति पाई जाती है। तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये निकोबार द्वीप पे जारवा जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो ये आपका केरल में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो होता है वो भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों को वर्गीकरण है? उद्योगों के वर्गीकरण कौन सा है? आधारभूत और उपभोक्ता। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रशीद किदवई। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? उसे मांग निक्षेप कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से किसका संबंधित है? ये कटौती प्रस्ताव का संघीय बजट से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है? दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार शेष। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम निर्यात में वृद्धि तथा भुगतान संतुलन में सुधार। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार को मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपका टोटल जो है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 20 है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों की संख्या बात की जाए तो उप क्षेत्रों की संख्या जो है ये आपका 60 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये औसत ऊंचाई देखा जाए, तिब्बत के पठार से औसत ऊंचाई की बात की जाए तो ये कम से कम 5 किलोमीटर है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? केवल एक राज्य में फैली है, कौन? वो अजंता की। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता पर्वत श्रेणी सिर्फ महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ है? और अजंता की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो ये देवेंद्र झारझुरिया यानी कि जेवलिन थ्रो फेंकने वाले देवेंद्र झारझुरिया पहले पद्म भूषण बने हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाबहीन महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है, जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन कौन करता है? तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत जो है ये कपास का उच्चतम उत्पादन करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो अलमट्टी बांध जो है ये आपका कृष्णा नदी पर है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना जो है 2005 में बन के तैयार हुआ, 2005। नेक्स्ट, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का देवांग घाटी में, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के देवांग घाटी में सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम इसका भी हमसे पूछ रहे हैं। शिमला समझौता, भारत सोवियत संधि, फरक्का समझौता या ताशकंद समझौता। सही कालानुक्रम देखा जाए तो सबसे पहले ताशकंद समझौता है,
उसके बाद देखा जाए भारत सोवियत संधि है, उसके बाद देखा जाए तो शिमला समझौता है, बाद में फरक्का समझौता है, यानी कि 4-2-1-3। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है ये लॉस एंजल में किया गया है, भारत के बाहर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो अनिल मेनल को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताना है। अब देखिए विस्थापन क्या होता है, जब दो रिएक्शन हो रहा है, दो को मिलकर एक दूसरे से क्या होता है विस्थापन हो जाए। अब देखिए COSO4 प्लस Fe का जब हम जोड़ दे रहे हैं तो ये Fe प्लस SO4 बन जा रहा है और CO को बाहर कर दे रहा है, यानी कि यहाँ पे विस्थापन क्या हो रहा है, यही विस्थापन हो रहा है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको यस। अगला प्रश्न है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ कितनी होनी चाहिए। तो चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप होना चाहिए। ठीक है। चलिए प्राणियों और पादपों में की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। अधिकतम विविधता किसमें मिलती है, तो उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्नेहक के रूप में अब ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है ये षटफलकीय संरचना का होता है। स्पंज क्या होता है, स्पंज क्या होता है, एक जीव होता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि अगर इसे 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री नीचे ठंडा कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है। ये किसकी वृद्धि है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है। तो जो चमगादड़ होता है ये ध्वनि के हिसाब से चमगादड़ उड़ता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ जो है ये प्रसरत तरंग उत्सर्जित करके ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर तक के तरंगों को प्रसरत तरंग कहा जाता है और मनुष्य का कान इसे नहीं सुन सकता है। लेकिन कुछ जानवर हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंग को सुनते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़, ये सब सुनता है लोग। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये 49 सॉरी हम लोग तो 58 पे थे ना। यस 59 हम लोग को देखना है, लग रहा है 2 बार ये स्कैन हो गया। चलिए लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि ये केशिकीय क्रिया के कारण जो है, केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते जो है लैंप में तेल ऊपर चढ़ता है। तो केशिकीय क्रिया के कारण। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम की संरचना में होती है, राइबोसोम की संरचना में 40 से 60% प्रोटीन होता है और 60 से 40% क्या होता है आरएनए होता है, यानी कि आरएनए तथा प्रोटीन राइबोसोम में होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन उत्पादक फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
अगला प्रश्न है कि यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है। तो यक्ष्मा के रोगियों के लिए ये रिफेम्पिसिन जो है ये ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है। तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण धूलकण होता है। क्या होता है? धूलकण होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। या आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में जो ध्वनि का वेग हो जाता है ये कम हो जाता है। यही क्या है? कथन गलत है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। तो ये किसको किया गया? तुलसी को। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो क्या किया जाता है? तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुक्रिया से। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि एक पिंड पर दो बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए हैं। पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा? किस दिशा? देखिए 8 न्यूटन इधर और इधर। अब मान लीजिए एक वस्तु है, ये आपका एक वस्तु है। 8 न्यूटन का बल है ना लगा के खींचिएगा, 8 न्यूटन का बल है ना लगा तो वस्तु खिंचाएगा, बैलेंस 0 हो गया। 8 - 8 0, यानी कि वस्तु जैसे है ये वैसे ही रहेगा, किसी दिशा में नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस से दोनों तरफ 8 ही न्यूटन का है। अगर एक तरफ 8 एक तरफ 7 होता तो एक तरफ जा सकता था, लेकिन दोनों तरफ एक ही बल लग रहा है, एकदम एक समान बल लग रहा है, तो वस्तु जहाँ है वहीं रहेगा, किसी भी दिशा में नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि क्वथन होता है। क्वथन होता है एक निश्चित तापक्रम पर, क्या होता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाले पदार्थ क्या हो जाता है। 1 बीटा से उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ जो होगा ये क्या हो जाएगा? जब 1 बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका 1 बीटा जैसे उत्सर्जित होगा तो इसमें 1 बीटा प्लस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीशियम 1222। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है वो क्या कहलाता है? वो असंजक बल कहलाता है। तो ऑप्शन ए असंजक बल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। तो उत्तर लेंस का अधिकतम फोकस दूरी कहाँ होगी? तो ये लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होगी। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? T = 2π√L/g। जब g = 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये 0 होगा तो ये पूरा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरण के नाम लिखना है। क्या करना है? इसका नाम बताना है कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या क्या है हमको यही देखना है। तो एक तो वोल्ट मीटर है, एक वोल्ट मीटर है और एक यहाँ पे आमीटर है। क्या है? 2 है, तो वोल्ट मीटर और आमीटर। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका वोल्ट मीटर है और ये जो है 2 आमीटर है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। तो विद्युत धारा से बल्ब का जलना विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा स्थानांतरण स्पष्ट होता है। तो विद्युत धारा से बल्ब का जलना। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अदर
किसी भी सरल लोग की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका दोलन काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ाएगा तो दोलन काल भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा जो है 10 मिनट तक बहाती है, इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो विद्युत ऊर्जा खपत क्या होता है, P इंटू टी, यानी कि शक्ति इंटू समय। P बराबर क्या होता है, VI, तो VI गुना T कर सकते हैं। यहाँ 220 वोल्ट है, ठीक है। पूरा क्लियर करते हैं, ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। देखिए विद्युत ऊर्जा खपत जो होता है ये क्या होता है, P इंटू टी, यानी कि शक्ति इंटू समय। P बराबर क्या होता है, VI, तो ये क्या हो जाएगा, VI इंटू टी। वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट। आई आपका कितना दिया है, 0.2 एम्पियर। समय दिया है 10 मिनट, 10 मिनट नहीं यानी कि 10 गुना 60 सेकेंड में बदलना होगा। इसको गुना करेंगे तो ये लगभग हमारे पास 26,400 जूल के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26,400 जूल के आसपास हमारे पास आ जाएगा। तो आंसर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।